हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है सोहन और हमें इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल पार्ट हैं, सब्जेक्ट हैं, क्लासेस हैं जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता हूं, ताकि बच्चे को सहूलियत हो पढ़ने में और फिर समझने में, एग्ज़ाम पास करने में। कोई फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ये कंप्लीट वीडियो है, 1885 से लेकर के होगा शुरू और 1947 तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये खुद का नोट्स है, इसलिए हम शेयर कर रहे हैं ताकि बच्चे जो है वो समझ के आगे बढ़ें। और इसमें हर पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो छोड़िएगा नहीं। अगर आपको इसमें नोट डाउन करना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1885 में। आपको पता है कि कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो 1885 में ही होती है। तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो होती है 1885 में, और कांग्रेस का जो मतलब होता है वो होता है लोगों का समूह। यहाँ तक डाउट क्लियर होगा, क्योंकि हर पॉइंट में क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर ये मत कहिएगा कि आप पहले नहीं बोले थे। ये वीडियो एक ही पार्ट में भी नहीं आए, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर तो समझिए कि मोबाइल भी हैंग हो जाएगा। तो छोटा छोटा पार्ट में अगर आए तो आए। यह शब्द जो है अमेरिकी क्रांति से लिया गया था। तो अमेरिकी क्रांति से कौन सा शब्द लिया गया था? कांग्रेस। और कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस को कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये बात पे आप ध्यान रखिएगा। कांग्रेस को कांग्रेस शब्द जो है वो दादा भाई नौरोजी दिए थे, और दादा भाई नौरोजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। आप यहाँ पे आगे आपको दिखेगा। 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है। कहाँ होता है? तो बॉम्बे में। कहाँ पे? उस जगह का नाम क्या है? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अगला है कांग्रेस के पिता कहें या फिर संस्थापक कहें या फिर प्रथम सचिव कहें, वो तीनों नाम जो है वो तीनों जो टाइटल है वो एक ही व्यक्ति के पास है, एओ ह्यूम के पास। एओ ह्यूम को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से। सेवानिवृत्त ये आईसीएस अधिकारी थे, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे, और डफरिन के यह मित्र भी थे, क्योंकि उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन ही हुआ करते थे। आपको पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद भारत का जो संपूर्ण जो शासन चल रहा था वो ब्रिटेन से चल रहा था। तो उसके बाद 57 के बाद जो 1858 का जो अधिनियम आता है, उसमें जो भी गवर्नर जनरल थे भारत के, उनको वायसराय टाइटल दे दिया जाता था। तो डफरिन जो है वो वायसराय थे। एओ ह्यूम की कुछ पुस्तक हैं, जिसमें पहला है स्टार ऑफ द ईस्ट एंड दूसरा है एन ओल्ड मैन होप। कुछ नोट्स है वो आप देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय संघ के प्रस्तावित नाम जो था वो ह्यूम के अनुसार कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो पूना में तय किया गया था, किंतु वहाँ पर प्लेग नाम की एक बीमारी फैल जाती है, जिससे के कारण जो है यह अधिवेशन जो है वो बॉम्बे में होता है 1885 में। बॉम्बे में ही जब हुआ था अधिवेशन, तो उसी में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। तो दादा भाई नौरोजी ने पहले ही अधिवेशन में यह सुझाव दिया और सुझाव मान लिया गया, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दे दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पुराना नाम क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। आगे देखिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की आशा कहा जाता है, इंडियन ग्लैड स्टोन भी कहा जाता है। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में, और तीसरा बार जो है 1906 में। इन्होंने कुछ अखबार निकाले थे, जिसमें से पहला अखबार था इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, वॉइस ऑफ इंडिया, और रास गुफ्तार, ये भी जो है बंगाली पेपर था, ये भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। इनके कुछ पुस्तक हैं, जिसमें से पहला पुस्तक है द पॉवर्टी एंड ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1867 में आई थी। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया 1867 में भी यही आई थी, क्योंकि इसमें आपको धन से निष्कासन सिद्धांत, जो भारत से कैसे धन जो है वो ब्रिटेन में जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ विशेष चर्चा किए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द वांट्स एंड मेन्स ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ जो है वन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये 4 पुस्तकें जो हैं उनके द्वारा है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन
कुल 3 दिन तक चलता है, 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 1885 बॉम्बे में। कुल जो है 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष या फिर कह सकते हैं संस्थापक जो अध्यक्ष होते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। अगला है कांग्रेस की स्थापना जो है उसके समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। इंग्लैंड की महारानी उस समय विक्टोरिया थी और इंग्लैंड के पीएम उस समय लॉर्ड सेल्वरी थे और इंग्लैंड में भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस थे। 1916 में कांग्रेस की स्थापना का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने अपने ग्रंथ यंग इंडिया में देते हैं 1916 में। ठीक है, कौन दिए थे? लाला लाजपत राय। कांग्रेस के अन्य नाम जो है वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस को बहुत सारे लोगों ने कुछ अन्य अन्य बातें से उन्होंने उनको लोगों को बताने की कोशिश की, जिसमें डफरिन जो है वो कहते थे कि यह सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधि है। कर्जन बोल रहे थे देशद्रोही संगठन है, गंदी चीज है। तिलक बोल रहे थे मेढकों की तरह टरटराने वाला संगठन है। लाला लाजपत राय बोल रहे थे शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है और कुछ नहीं। अश्विनी कुमार दत्त बोल रहे थे 3 दिन का तमाशा है, उसके बाद कुछ नहीं। बंकिम चंद्र चटर्जी बोल रहे थे पदों के लिए भूखे लोगों की यह एक संस्थान है। कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन की अगर बात किया जाए तो बॉम्बे में जो होता है 1885 में, उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं और यह पहले इंडियन होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा कोलकाता में होता है 1886 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं और प्रथम जो है वो फारसी व्यक्ति होते हैं। तो प्रथम फारसी दादा भाई नौरोजी, प्रथम इंडियन व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद मद्रास में 1887 में होता है, बदरुद्दीन तैयबजी बनते हैं जो पहले मुस्लिम हुआ करते थे। और इसके बाद चौथा इलाहाबाद 1888 में होता है, जॉर्ज यूल बनते हैं और यह पहले अंग्रेज थे। इतना पॉइंट आपको याद हो गया होगा, आई होप समझ में भी आ गया होगा। अगला है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। मतलब प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे जाए तो एनी बेसेंट, जो कि यह भारत की नहीं थी। दूसरा है अगर इंडियन पूछा जाए तो वो थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो थी श्रीमती नेली सेन गुप्ता। सबसे कम आयु का अध्यक्ष जो थे वो मौलाना आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद सबसे कम आयु के जो अध्यक्ष थे वो बने थे, मेरे हिसाब से 1923-24 के आसपास जो है ये बने थे। उसके बाद सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष मौलाना आज़ाद ही थे, क्योंकि आपको पता है 40 से लेकर के 46 तक होते हैं और इसी बीच में द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो ख़त्म होता है। भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी बीच में होता है, तो ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थे और स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष जो है पट्टाभी सीतारमैया थे। अगला है कांग्रेस के विभाजन व अन्य संगठन की बात किया जाए तो 1907 में इसका विभाजन हो जाता है नरम दल व गरम दल में। ठीक है, नरम दल का मतलब जो उदारवाद हुआ करते थे, गरम दल मतलब जो उग्रवाद हुआ करते थे। 1918 में अखिल भारतीय उदारवादी संगठन जो है वो स्थापना की जाती है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। 1919 में कांग्रेस नेशनलिस्ट में पार्टी बनती है जो MM मालवीय, मदन मोहन मालवीय और MS आने जो है वो इस कांग्रेस नेशनल पार्टी के स्थापना करते हैं कांग्रेस से अलग होकर के 1919 में। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन पार्टी बनते हैं जिसके संस्थापक लाला लाजपत राय होते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होता है जो CR दास करते हैं और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद 1925 में स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जी मिल करके ये करते हैं। 1934 की बात करी जाए तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है वो उसका निर्माण होता है, आचार्य नरेंद्र देव, भीम मशानी और जयप्रकाश नारायण जो है इस पार्टी का गठन करते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934। उसके बाद कांग्रेस पर प्रतिबंध की बात की जाए तो 1921 असहयोग आंदोलन के समय इस पर प्रतिबंध लगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लगा और 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है इसका प्रतिबंध लगता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भी जो है प्रतिबंध लगता है। कांग्रेस के युग और काल की अगर बात किया जाए तो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो कालखंड है उसे उदारवाद युग कहा जाता है। 1905 से 1919 तक जो है उग्रवाद युग कहा जाता है और 1919 से लेकर के 1947 तक गांधी युग जो है वो कहा जाता है। ये सोहन जो है वो मेरा खुद का नाम है।
मैं एक-एक पॉइंट ले रहा हूँ कि ऐसा ना हो जो मिस हो जाए या कहें आप लोग कि जो किसी और का नोट्स है ये खुद का है। अगला है 1885 से 1905 तक की जो हमने यहाँ पे बात किया उदारवाद युग की, अब उसको हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। इसमें पहला है कि इस दौर में उदारवादी नेताओं ने अंग्रेजों राज को भारत में ईश्वरीय कृपा माना तथा उन्हें भविष्य का भी लोकतंत्र का आधार माना। मतलब इनको भगवान की तरह मानते थे कि यही हैं तो सब कुछ है। दूसरा है कि इन्होंने ब्रिटेन की सदस्यी लोकप्रिय व विकास की आस्था प्रकट करते हैं। तीसरा, ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद है दिनसावाचार, फिरोज शाह मेहता, केटी वेलिंग आदि जो हैं वो प्रमुख नेताएं थे जो इस तरीके उदारवादी युग में अच्छे खासे थे। 1919 से 1905 जो उग्रवादी काल आया था तो 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सर्वप्रथम पेश होता है। यह भी बात ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन तो 1905 में हो जाता है लेकिन वह पेश होता है 1903 में। 19 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की तथा इसे प्रशासनिक आधार पर विभाजन बताया, जबकि यह सांप्रदायिक विभाजन था। उसके बाद 1905 से 1908 में स्वदेशी आंदोलन होती है। इसमें पहला पॉइंट है कि 7 अगस्त 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन जो है वो आरंभ होता है और इसका आरंभिक नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं और स्वदेशी का सुझाव देते हैं कृष्ण कुमार मित्रा जी ने। ठीक है, स्वदेशी मतलब खुद का देश में बना हुआ कोई भी वस्तु जो है आप उसका यूज करें, जो विदेशों में बना है उसका बहिष्कार करें। इसी दौरान टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा जो कालांतर मतलब अभी आकर के यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है। अगला है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल कर रहे थे, महाराष्ट्र में तिलक जी कर रहे थे, पंजाब में लाला लाजपत राय कर रहे थे, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और सुब्रमण्यम अय्यर कर रहे थे, दिल्ली में सैयद हैदर रजा कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोखले करते हैं। 1906 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जो हैं वो करते हैं। मतलब 1905 के जो बनारस अधिवेशन उस समय चल रहा था, मतलब कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था बनारस में, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी जी के गुरु भी कहे जाते हैं वो किए थे और उनके अध्यक्ष बने थे। और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। उग्रवादी स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे किंतु उदारवादी इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते हैं। इसी मतभेद पर 1907 में जो है कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाता है। 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। संस्थापक जो हैं वो सलीमुल्लाह खां करते हैं। संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो भी सलीमुल्लाह खां ही थे। प्रथम अध्यक्ष बकार उल मुल्क 1908 में अस्थायी अध्यक्ष आगा खां को बनाया जाता है। लीग की स्थापना ढाका में होती है। किसकी लीग की? तो ये माफ कीजिएगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में होती है। अगला है 1907। 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। अध्यक्ष जो हैं वो रास बिहारी घोष करते हैं। इसमें स्वदेशी आंदोलन के मुद्दों पर कांग्रेस नरम व गरम दल में विभाजित हो जाता है। गरम दल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो तिलक जी कर रहे थे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। जो अधिनियम इस समय भारत सचिव जो थे वो लॉर्ड मार्ले थे और वायसराय जो थे वो लॉर्ड मिंटे थे। इन्हीं दोनों के नाम पे जो है मार्ले मिंटो, सचिव जो हैं उनका मार्ले ले लिया और वायसराय का मिंटो ले लिया तो हो जाएगा ना मार्ले मिंटो। यही मार्ले मिंटो है, समझ में आ गया ना, मार्ले कहाँ से मिंटो कहाँ से, तो मार्ले सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। इसमें मुसलमानों को पहली बार पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। किसमें? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में। इस अधिनियम के संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले की भूमिका थी किंतु वह सांप्रदायिक निर्वाचन के संदर्भ में नहीं थे। सांप्रदायिक मतलब हो जाता है जातिवाद निर्वाचन, तो हो गई ना, मुस्लिम को अलग वोट देने का तो ये तो सांप्रदायिक ही हो गई। इसमें भारत के पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो है वो आरंभ हो जाती है 1909 में। 1911 में फिर दिल्ली दरबार होता है
इस समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज प्रथम व उनकी पत्नी मैरी भारत यात्रा पर आते हैं, अतः भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने इनके सम्मान में दिल्ली दरबार का जो है वो आयोजन करते हैं। तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में होता है। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे और उस समय ब्रिटेन के जो इंग्लैंड के जो सम्राट थे तो वो जॉर्ज फिफ्थ थे, उनकी पत्नी का नाम मैरी था। 12 दिसंबर 1911 दिल्ली में दो जो है वो घोषणाएं होती हैं। पहला तो यह था कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाए, दूसरा भारत की राजधानी कोलकाता से हटा करके अब दिल्ली में ला दिया जाए, तो दिल्ली घोषित होती है। नोट्स में कुछ है, 1 अप्रैल 1912 दिल्ली राजधानी बन जाती है। 11 में घोषणा होती है, 12 में राजधानी। इसी दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में राजस्थान के क्रांतिकारी जोरावर सिंह बाहरट व प्रताप सिंह बाहरट बम फेंक देते हैं, किंतु हार्डिंग जो है वो बम कांड में बच जाते हैं। फिर हार्डिंग जो है वो अवध बिहारी बाल मुकुंद बसंत कुमार को सजा मिलती है तथा जोरावर सिंह बाहरट कभी पकड़ में ही नहीं आते हैं। उसके बाद दिल्ली दरबार के दौरान संपूर्ण भारत में अकाल की स्थिति हो जाती है। अकाल की स्थिति इसलिए हो जाती है कि दिल्ली दरबार में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जिस वजह से। इसके बावजूद दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वो, मतलब दिल्ली दरबार के दौरान संपूर्ण भारत में अकाल की स्थिति थी, या मुझे ये थी मैं नहीं देख पाया था। तो दिल्ली दरबार के जो आयोजन हुआ था उसमें भारत में पूरा अकाल की स्थिति घोषित मतलब चल रही थी, दिक्कत थी पैसे की, खान पान की। इसके बावजूद भी जो है वो दिल्ली दरबार जो है आयोजित की जाती है, जो एक तरह से अनैतिक था। 1914 की बात करें तो कामागाटामरू कांड होता है। इस घटना का जो नायक थे वो बाबा गुरदीप सिंह थे। कामाटा मारू जो है वो कामागाठा मारू एक जापानी जहाज़ का नाम है, तथा यह भारत और कनाडा के बीच में जो है वो विवाद का कारण बनता है। ठीक है। इस जहाज़ में कुल 376 मजदूर जो हैं वो कनाडा गए, किंतु उन्हें प्रवेश की इजाज़त ही नहीं मिला। अतः कनाडा में रह रहे भारतीय हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, मोहनलाल ने सौर कमेटी की जो है वो गठन करते हैं। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध के कारण जहाज़ पुनः जो है वो कलकत्ता में वापस ले आया जाता है। यात्रियों के साथ अंग्रेज सैनिकों ने दुर्व्यवहार किया व 18 यात्री जो है इसमें मारे जाते हैं। इस घटना ने पंजाब के क्रांतिकारियों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद मोहनदास गांधी की बात करें, 1869 से लेकर के 1948 तक। ये मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी जी का है नाम, और आपको पता है कि 1869 में इनका 2 अक्टूबर के दिन जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 में इनका हत्या हुई थी। उपनाम की बात करें तो महात्मा इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, राजनीतिक बच्चा एनी बेसेंट ने कहा था, अर्धनंग फकीर चर्चिल ने कहा था, मलंग बाबा उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत के लोगों ने कहा था, हार्ड मास का पुतला अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स यह माउंट बैटन ने कहा था। महात्मा गांधी का इतने सारे नाम है और इतने सारे नाम को देने वाले ये व्यक्ति हैं, ये वाले। जन्म जैसा कि हमने ऊपर कहा भी 1869 में पोरबंदर गुजरात में होता है। मृत्यु 1948 में होता है। 1888 से लेकर के 1891 ये इंग्लैंड में कानून के बारे में पढ़ने के लिए कानून का अध्ययन किया और बैरिस्टर बने। अगला है 1891 से 93 में राजकोट बम्बे वकालत करते हैं। 1893 अफ्रीका गए। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरी प्रयोग मूल रूप से गांधी जी के ने गुजराती भाषा में इसे लिखा था। हिंदी अनुवाद इसके काशीनाथ त्रिवेदी करते हैं। इंग्लिश में महादेव देसाई करते हैं माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ नाम से। इसमें गांधी जी के आरंभ में से लगभग 1920 तक की घटनाएं का वर्णन दिया हुआ है, उस बुक में बात कर रहे हैं। 1893 से 1915 तक गांधी जी ने अफ्रीकन में रंग भेद के खिलाफ जो है वो संघर्ष करते हैं। अफ्रीका में 2 आश्रम स्थापित करते हैं, फनिकस फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म। उसमें अखबार भी चलाते हैं, द इंडियन ओपिनियन के नाम से। 1906 गांधी जी को अफ्रीका में प्रथम
जेल होता है। 1906 में गांधी जी को अफ्रीका में प्रथम जेल होता है जोहान्सबर्ग। यहीं पर प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग जो है वो गांधी जी करते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत स्पीड से भागा, लेकिन आप ध्यान रखना कि गांधी जी दो आश्रम स्थापित करते हैं, फिनिक्स फॉर्म और फिर टॉल्स्टॉय फॉर्म। 1908 में दूसरी बार जेल इनको ट्रांसवाल में हुआ था। इसी दौरान गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका आते हैं और गांधी जी को सहयोग भी करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1906 में गांधी जी ने हिंद स्वराज ग्रंथ का लेखन किया जब वे इंग्लैंड से अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान गांधी जी ने दो ग्रंथों का अध्ययन किया। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विथ यू, इसे लिखे थे लेव टॉल्स्टॉय ने, और ऑन टू द लास्ट जॉन्स रस्किन लिखे थे। 9 जनवरी 1915 गांधी जी की भारत जो है वो वापसी हो जाती है। 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 9 जनवरी कौन सा जनवरी है? यही महात्मा गांधी जो वापस आए थे उसी में। तो 2003 से यह मनाया जाता है प्रवासी दिवस के। जब गांधी जी भारत लौटे प्रथम वर्ल्ड वार जारी था, क्योंकि प्रथम वर्ल्ड वार जो है 1914 से लेकर के 18 तक होती है। उसके बाद 1915-1916 साबरमती आश्रम की स्थापना होती है, सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं इसे। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ करते समय गांधी जी ने साबरमती आश्रम त्याग दिए थे और यह 1915 से 30 तक गांधी जी की गतिविधियों का केंद्र बना रहता है। 1916 की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी की प्रथम सर्वाधिक उपस्थिति मानी गई थी। माफ़ कीजिएगा, सार्वजनिक उपस्थिति जो है वो मानी गई थी। 1906 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी प्रथम बार सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए थे। और प्रथम सत्याग्रह अभी देखिएगा, सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह आएगा अब। 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्ष जो थे वो अंबिका चरण मजुमदार होते हैं। इसमें नरम दल व गरम दल पुनः एक हो जाते हैं और इसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल मुसलमानों के सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार करना था। इसी अधिवेशन में गांधी जी को भेंट जो है वो राजकुमार शुक्ल से हो जाता है और राजकुमार शुक्ल वही व्यक्ति हैं जो गांधी जी को चंपारण आने के लिए या फिर बिहार आने के लिए न्योता दे देते हैं। 1917 गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह बिहार में होता है और गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह ये भी माना जाता है। हाँ ठीक है, यही गांधी जी को भारत में प्रथम जेल हुई। इसी अवसर पर टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी और एनी बेसेंट ने राजनीति बच्चा कहा था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण जो है वो महात्मा गांधी आए हुए थे। यहाँ 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ जो है वह संघर्ष हुई थी, जिसमें किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। मतलब 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा जो है वो खेत में आपको नील करना ही पड़ता था। और नील इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि एक बार जो आप नील की खेती कर दीजिएगा तो फिर आपका खेत जो है वो बंजर हो जाता था। गांधी जी के सहयोग जो है वो महादेव देसाई कर रहे थे, JB कृपलानी कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे वो कर रहे थे, भारत के राष्ट्रपति भी पहले हैं, मजहरुल हक कर रहे थे, अनुग्रह नारायण शुक्ला कर रहे थे और फिर श्री कृष्ण सिंह भी कर रहे थे जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगला बात कर लेते हैं 1918 की। 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष होता है। इसमें प्लेग बोनस जो है वो विवाद होता है, इसके कारण यह अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष होता है। सहयोग जो है वो अनुसुईया बहन कर रही थी। दूसरा सत्याग्रह होता है महात्मा गांधी जी का। गांधी जी द्वारा अनशन का प्रयोग जो है वो यहीं पर किया जाता है। उसके बाद 1918 खेरा सत्याग्रह गुजरात में होता है। मूल नेता वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल ये होते हैं। उसमें गांधी जी द्वारा कर नहीं आंदोलन चलाया जाता है। यह तीसरा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का होता है। उसमें जो सहयोगी होते हैं वो थे इंदुलाल याग्निक और फिर नरहरि पारिक। 1919 रॉलेट एक्ट होता है। 1917 सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जिसे रॉलेट एक्ट जो है वो कहा जाता है। 17 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट पास होता है था। इसमें किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था तथा उनके विरुद्ध न्यायालय में न अपील, न वकील, न दलील का प्रावधान था। मतलब अरेस्ट कर लिया तो हम आपको ये भी नहीं बताएंगे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं और फिर
जब बता ही नहीं सकते हैं तो फिर कहीं उठा के ले जा सकते हैं। गांधी जी ने इसे काला कानून जो है वो कहते हैं और इसकी निंदा भी करते हैं। 1919 में सत्याग्रह सभा के आयोजन होता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का निर्माण किया बॉम्बे में। सदस्य की बात करें तो शंकर लाल बैंकर थे, उमर सयानी थे, फिर द्वारिका दास, यमुना दास, बीजी हार्नियन। उसके बाद इस सभा के जो अध्यक्ष इस सभा के माध्यम से गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन करते हैं। और इसी दौरान महात्मा गांधी पंजाब जाना चाहते थे, किंतु रास्ते में ही पलवल हरियाणा में गिरफ्तार हो जाते हैं। और इसी दौरान जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला कांड जो हत्याकांड था, पंजाब के गवर्नर उस समय थे माइकल डायर। अमृतसर का सैनिक अधिकारी थे जनरल आर डायर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद रॉलेट एक्ट के तहत की गई हड़ताल के अंतर्गत पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 13 अप्रैल 1919 उनकी गिरफ्तारी के विरोध में हुई सभा जनरल आर डायर ने गोलियां चलवा देते हैं, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे जाते हैं, किंतु सरकारी आंकड़ा 379 की ही थी। वह घायलों की संख्या जो है वह 1100 थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि जो है वो सरकार को वापस कर देते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शंकरन आयर से ने त्यागपत्र दे देते हैं। कार्यकारी परिषद से वो जो है त्यागपत्र कर देते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से शंकर नायर जो है वो त्यागपत्र दे देते हैं। इस हत्याकांड की जांच हेतु 2 कमेटी बैठाई जाती है। पहला कमेटी तो हंटर कमेटी 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर उस समय थे, इसलिए इनको हंटर कमेटी कहा जाता है। उसमें सदस्य जो थे वो रस्किन थे, जज ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट थे। रस्किन उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। उसके बाद है बरो, जो कमांडेंट ऑफ द पेशावर डिवीज़न होते हैं, वो थे। तीसरा टॉम्स स्मिथ थे। उसके बाद राइस थे। पांचवा थे साहबजादा सुल्तान अहमद। छठा थे जगत नारायण और सातवां थे चिमन लाल हरिलाल सीतलवार। इस कमेटी के जनरल आर डायर को केवल नौकरी से बर्खास्त किया, वह सुरक्षित इंग्लैंड जो है उनको भेज देता है, मतलब कोई दंड उनको नहीं मिलता है। इंग्लैंड जाने पर हाउस ऑफ लॉर्ड ने डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दे देता है। ये बात पे आप ध्यान रखिएगा, भारतीयों को मारो और ब्रिटिश जाके फिर से डायरेक्ट शेर का उपाधि धारण कर लो। इसके बाद इनको तो मार भी दिया जाता है। दूसरा है मदन मोहन मालवीय समिति 1919, मतलब 2 कमेटी की भी हम बात किए थे। पहला कमेटी ये था, दूसरा कमेटी ये था। कांग्रेस की ओर से जांच हेतु नियुक्त अध्यक्ष एम मालवीय, मतलब मदन मोहन मालवीय। सदस्य थे CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयबजी और महात्मा गांधी। इस कमेटी ने डायर को फांसी की सजा का प्रावधान किया था। इस सभी घटनाओं से गांधी जी ने असहयोग का रास्ता जो है वो अपनाया था। आगे हम बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन, जो 1919 से लेकर के 24 तक होता है। प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं से संबंधित यह मूल एक धार्मिक आंदोलन था। मूल नेता थे शौकत अली और दूसरा थे मोहम्मद अली। ये अली बंधु थे, माने बंधु मतलब समझ सकते हैं। अन्य नेता थे हसरत मोहानी, दूसरा मौलाना आज़ाद, तीसरा हकीम अजमल खां। अली बंधुओं ने कॉमरेड समाचार पत्र के माध्यम से तथा मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र के माध्यम से खिलाफत का प्रचार करते हैं और यह एक अंतर्राज्यीय समस्या थी। सितंबर 1919 दिल्ली में अखिल भारतीय कमेटी का गठन होता है। 17 अक्टूबर 1919 खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर 1919 दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की जाती है। जून 1920 में खिलाफत के इलाहाबाद सम्मेलन में इसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। 1920-1922 असहयोग व खिलाफत आंदोलन साथ जो है वो चल रहे थे 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक। 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और खिलाफत आंदोलन का इसी के साथ जो है खिलाफत आंदोलन कमज़ोर पड़ जाता है। 1924 में तुर्की के मुश्ताक कमाल पाशा ने खलीफा का पद समाप्त कर देता है, तो खिलाफत आंदोलन स्वतः ही जो है वो
समाप्त हो जाता है। गांधी जी द्वारा धर्म को राजनीति में घसीटना उनकी भूल थी तथा देश के सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। ठीक है, गांधी जी के द्वारा जो है वो धर्म को राजनीति में घसीटना उनकी भूल नहीं भूल रही, और तथा देश में सांप्रदायिक दंगे का भी कारण वही बना। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। 1 अगस्त 1920 असहयोग प्रारंभ होता है, मतलब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, और इसी दिन गांधी जी ने अपनी समस्त उपाधियां सरकार को लौटा देते हैं। इनके पास उपाधि थे केसर हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक पदक है ये। इसी दिन दुर्भाग्य से तिलक का निधन हो जाता है और गांधी जी ने स्वदेश संवेदना व्यक्त की कि तिलक के जाने से तो मेरा आधार ही नष्ट हो गया। अतः उग्रवादियों की सहानुभूति भी गांधी जी को मिली। तिलक के सम्मान में तिलक स्वराज फंड स्थापित होता है और सितंबर 1920 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में किया जाता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो लाला लाजपत राय होते हैं और इसमें असहयोग प्रस्ताव CR दास ने रखा तथा असहयोग प्रस्ताव के लेखक जो है वो स्वयं गांधी जी थे। उसके बाद बात कर लेते हैं नवंबर 1920 की। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन नियमित अध्यक्ष विजय राघवाचारी होते हैं। इसमें असहयोग प्रस्ताव पास हुआ व यहीं से असहयोग आंदोलन जो है वो कांग्रेस का माना जाता है। 1921 कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन अध्यक्ष जो हैं वो हाकिम अजमल खां होते हैं और इसमें गांधी जी को कांग्रेस का सर्वेसर्वा घोषित किया जाता है तथा गांधी जी ने 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति व 30 सदस्यीय अखिल भारतीय कार्य समिति के गठन कर देते हैं। लगातार 2 वर्षों तक सफलपूर्वक जो है वो आंदोलन चलता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होता है। चौरी चौरा जो है वह यूपी में है और यह गोरखपुर के पास पड़ता है। 6 फरवरी 1922 में असहयोग स्थगित हो जाता है। 12 फरवरी 1922 कांग्रेस की बारदौली गुजरात में बैठक होती है और इसमें असहयोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सुभाष ने इसे राष्ट्रीय दुर्भाग्य बताया है। सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे सुभाष लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस आप समझ सकते हैं। मार्च 1922 गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं व यरवदा जेल पूना में जो है वो कैद कर लिए जाते हैं। स्वराज पार्टी 1923 की बात कर लें तो स्थापना जो है उसके आनंद भवन इलाहाबाद में होता है। संस्थापक CR दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। अध्यक्ष CR दास चुने जाते हैं और सचिव मोतीलाल नेहरू चुने जाते हैं। गांधी जी के सुझाव पर इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा गया तथा कांग्रेस के अंदर ही इस दल को मान्यता दे दी गई। 1924 की बात करें तो गांधी जी जेल से रिहा हुए तथा बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। गांधी जी की एकमात्र अध्यक्षता जो है वह यही अध्यक्षता होती है। 1924 गांधी जी व CR दास में एक समझौता होता है जिसे गांधी दास समझौता कहा जाता है। इसमें स्वराजवादियों को विधानमंडल के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। 1924 विधानमंडल के चुनाव में स्वराजवादियों को विधान सभाओं व केंद्रीय संसद में जाने का अनुभव जो है वो प्राप्त हो जाता है। आगे आप देखेंगे तो 1925 जो कि CR दास का निधन होता है, अतः पार्टी जो है वह कमज़ोर हो जाती है। 1927 में साइमन कमीशन जो है वो आता है। 1919 के अधिवेशन में समीक्षा हेतु साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है इंग्लैंड में 1927 में। 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आ जाता है। अध्यक्ष जो है वो सर जॉन साइमन होते हैं और सदस्य जो है इनके इतने सारे होते हैं क्लेमेंट एटली, क्रेडेगन, बार्थम, स्टेतकानो, लैनफैक्स और वार्नेन हर्ट। चूँकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे अतः इसे श्वेत या फिर वाइट कमीशन भी कहा गया था। अंबेडकर को छोड़कर सभी दलों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। 1928 साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय का निधन हो जाता है और साइमन कमीशन के लगातार विरोध के कारण भारत सचिव लॉर्ड वर्किम हेड ने भारतीय नेताओं को स्वयं
अपना संविधान बनाने की चुनौती रखी, जिसे भारतीय नेताओं ने तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। तो भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु 3 सर्वदलीय सम्मेलन हुए हैं, जिसमें पहला है दिल्ली, जिसमें अध्यक्षता अंसारी करते थे, बॉम्बे जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू किए थे। इसी अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू समिति सभा स्थापित होती हैं और अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू होते हैं, सचिव JL नेहरू होते हैं, मतलब जवाहरलाल नेहरू होते हैं। अध्यक्ष सदस्य जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस, MS अने, GR प्रधान, शोएब कुरैशी, तेज बहादुर सप्रू और छठा CM जयकर। सरदार भगत सिंह इस समिति ने मिलकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं और सरदार भगत सिंह ये सब। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट प्रावधान होता है कि भारत को तत्काल औपनिवेशिक स्वराज मिले, सांप्रदायिक निर्वाचन समाप्त हो, भाषाई आधार पर प्रांतों का निर्माण हो, वैश्विक मताधिकार हो, मौलिक अधिकारों की स्थापना हो, धर्म निरपेक्ष राज्य हो और अगला है रियासती राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण हो। अब आगे आप देखेंगे कि तीसरा सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में होता है और इसकी जो अध्यक्ष है वो अंसारी करते हैं। वह इनके इसमें जो है वो नेहरू रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है। अब आगे आप देखेंगे नेहरू रिपोर्ट की प्रतियोगिता के में जो है वो जिन्ना ने अपने 14 सूत्र प्रस्तुत करते हैं। अतः गांधी जी ने इन्हें कायदे आजम कहते हैं और वहीं सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत जो है वो बताते हैं। नेहरू विवाद। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस के प्रावधान का जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया तथा पूर्ण स्वराज का सुझाव जो है वो दिया। गांधी जी ने इसकी मध्यस्थता करते हुए 30 दिसंबर 1929 तथा अंग्रेजों को डोमिनियन स्टेटस देने को कहा, अन्यथा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है वो रखा जाएगा। भारतीय राजनीति में स्वराज्य का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ग्रामीण राज्य के संदर्भ में करते हैं और दूसरा प्रयोग जो है तिलक पूर्ण स्वराज। तीसरा प्रयोग की बात करें तो दादा भाई नौरोजी औपनिवेशिक स्वराज। चौथा प्रयोग गांधी जी ग्रामीण स्वराज, क्योंकि गांधी जी को पता था कि भारत जो है वो गांव में बसती है, इसलिए वो ग्रामीण स्वराज की बात कर रहे थे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसे पूर्ण स्वराज अधिवेशन भी कहा जाता है। 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस ने औपनिवेशिक लक्ष्य को त्याग कर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है वो रखा है। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को दिन पूर्ण स्वराज दिवस तय किया जाता है और ये बात ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस। भारत में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और इसी अधिवेशन में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार जो है वो दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। सविनय अवज्ञा का दर्शन अमेरिकी विचारक हेनरी डेविड थोरू से गांधी जी ने ग्रहण करते हैं और आंदोलन से पूर्व गांधी जी अपने 11 सूत्री मांगों लेकर भारत के वायसराय डार्विन से मिलने पहुंचते हैं, किंतु डार्विन ने मिलने से इनकार कर देते हैं। अतः गांधी जी ने कहा, मैंने घुटनों टेक कर रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला। 12 मार्च 1930 साबरमती से डांडी यात्रा आरंभ होती है 78 सहयोगियों दल के साथ और नमक सत्याग्रह का जो है वो आरंभ होता है। उसके बाद आप देखेंगे गांधी जी ने साबरमती आश्रम त्यागते हैं और उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की। 12 मार्च 5 अप्रैल 1930 पद यात्रा निकालते हैं, 24 दिन तक ये चलता है और साबरमती से डांडी समुद्र तक नवसारी जो कि गुजरात में है 240 मील जो कि लगभग 358 किलोमीटर होता है। 5 अप्रैल 1930 गांधी जी डांडी पहुंच जाते हैं और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून जो है वो तोड़ते हैं। इसी दिन से सविनय अवज्ञा जो है वो आरंभ हो जाती है। सुभाष ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से करते हैं और इसी दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लोगों ने गांधी जी को मलंग बाबा कह देते हैं। मई 1930 की बात है, गांधी जी गिरफ्तार व पूना की यरवदा जेल भेजे जाते हैं। गांधी जी के बाद सविनय अवज्ञा का अखिल भारतीय नेतृत्व
अब्बास तैयबजी करते हैं। अन्य नेतृत्व की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान करते हैं, जिसे हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, सरहदी गांधी भी कहते हैं, या फिर बादशाह खान भी कहते हैं। अगला है दल खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल। खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जिसे भारत रत्न मिला है 1986 ईस्वी में। ठीक है। अगला है शबने अवज्ञा के बाद की घटनाएं की बात करें तो साइमन कमीशन रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन 1, 2 एंड 3, गांधी जी जेल जाते हैं, भगत सिंह का मामला होता है। तो 1930 की बात करें तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट इंग्लैंड की संसद में प्रस्तुत की जाती है। इस पर विचार करने हेतु इंग्लैंड के पीएम एमजे मैकडोनाल्ड ने 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजन करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 तक चलता है, द्वितीय 31 तक चलता है, और थर्ड जो है वो 32 में चलता है। स्थान सेंट जेम्स वैलिश जो कि एक लंदन में है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के अलावा सभी दलों ने भाग लेते हैं तथा सरकारी खर्चे पर इंग्लैंड की यात्रा करते हैं। मेन पॉइंट याद रखिएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन 30 माना जाता है, दूसरा 31, तीसरा 32, 30, 31, 32 सीरियल वाइज चला है। और गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जो है पहले सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार करते हैं और भारत के राजाओं की ओर से प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के महाराजा गंगा सिंह व अलवर के महाराजा जय सिंह भाग लेते हैं। और तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाला एक व्यक्ति और भी हैं जो भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जाने जाते हैं, तो वो भी हैं। भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि जो हैं बेगम शाहनवाज व राधा बाई सुब्बाराव करती हैं। इस अवसर पर भारत में राजेंद्र प्रसाद का कथन रहा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिना दुल्हे का विवाह था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। दिल्ली समझौता, अस्थायी करार और मध्यस्थता तेज बहादुर सप्रू और श्री एम जयकर करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, अतः इंग्लैंड के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत के वायसराय इरविन पर दबाव डाला, अतः गांधी इरविन समझौता जो है वो हो जाती है। 1930 साइमन कमीशन की रिपोर्ट इंग्लैंड की संसद में प्रस्तुत की गई और इस पर विचार करने हेतु इंग्लैंड के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने 3 गोलमेज सम्मेलन जो है वो आयोजित करते हैं। गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट इंग्लैंड की संसद में प्रस्तुत की गई और इस पर विचार करने हेतु ही पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करते हैं। तो समझ में आ गया ना किसके लिए हुआ था ये, साइमन कमीशन पर रिपोर्ट में वार्तालाप करने के लिए। इसमें गांधी जी की ओर से शर्त रही कि सबने अवज्ञा के दौरान गिरफ्तार किए गए राजनीतिक बंदियों को रिहाई होगी, और इस पर इरविन जो इस चीज़ को है वो स्वीकार कर भी लेते हैं कि हम रिहाई कर देंगे। किंतु इसमें गांधी जी ने सबने अवज्ञा की मूल मांगे की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया। जो मूल मांग थी, गांधी जी ने सबने अवज्ञा की मूल मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं भगत सिंह के मामले को लेकर के यह समझौता गांधी जी की आलोचना का कारण भी बना। इरविन की ओर से शर्त रही कि सबने अवज्ञा स्थगित किया जाएगा व गांधी जी या कांग्रेस का कोई अन्य प्रतिनिधि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को होती है। भगत सिंह की लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी जाती है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931। स्थान जो है वो सेंट जेम्स पैलेस लंदन है। इसमें गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं। सहयोगी की बात करें तो महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय व सरोजिनी नायडू वायसराय के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर शामिल जो है वो हो जाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा एनी बेसेंट ने व्यक्तिगत खर्चा पर भाग लेते हैं, मतलब खुद के खर्चे पर भाग लेते हैं। जिन्ना व अंबेडकर 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, जिन्ना और अंबेडकर दोनों। इसी अवसर पर गांधी जी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज फिफ्थ व भारत सचिव सैमुअल हॉर से मिलते हैं। इसी अवसर पर विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर, अर्धनंगा फकीर नकारात्मक अर्थ में कहते हैं। फ्रैंक मॉरिस ने सकारात्मक अर्थ में अर्धनंगा फकीर कहा था।
इंग्लैंड के बच्चों ने मिकी माउस कहा। इसी दौरान गांधी जी फिल्म अभिनेता चार्ली चैपलिन से भी जो है वो मिलते हैं। इसमें दलितों को दिए जा रहे पृथक निर्वाचन का गांधी जी ने विरोध किया तथा सम्मेलन अधूरा छोड़ करके भारत लौट आए। सेकेंड सबने अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34 की बात किया जाए तो 1 जनवरी 1932 को आरंभ होता है और 4 जनवरी 1932 गांधी जी गिरफ्तार पूना के यरवदा जेल में भेज दिए जाते हैं। इस बार जनता ने उत्साह नहीं दिखाया तथा गांधी जी को लगातार आलोचना होती रही। 1933 सुभाष चंद्र बोस व विठल पटेल ने एक संयुक्त बयान जारी किया कि गांधी जी एक राजनीतिक नेता के तौर पर असफल सिद्ध हुए हैं। सामुदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932, मैकडोनाल्ड अवार्ड कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 इंग्लैंड के पीएम मैकडोनाल्ड ने दलितों को पृथक निर्वाचन के अधिकार सौंपते हैं। इसमें बी.आर. अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। गांधी जी का अनशन 20 सितंबर 1925 सितंबर 1932, ठीक है, 20 सितंबर से 25 सितंबर 1932 गांधी जी का अनशन होता है। सामुदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में अनशन जो है वो करते हैं। अतः राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर के प्रयासों से गांधी जी व अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हो जाता है। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को होता है। इसमें अंबेडकर ने संवैधानिक आरक्षण को त्याग कर गांधी जी के द्वारा दिया गया संवैधानिक आरक्षण जो है स्वैच्छिक आरक्षण जो है वो स्वीकार करते हैं। इस समझौते पर गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर करते हैं। 1933 गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा में बदलकर 1934 में पूर्ण रूप से समाप्त किया और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया व दलित उद्गार में लग गए। गांधी जी का दलित उद्गार 1932 पूना की यरवदा जेल में हरिजन सेवा संघ की स्थापना करते हैं और इसे ही अखिल भारतीय छुआछूत विरोध लिंग कहा जाता है। 7 नवंबर 1933 गांधी जी ने वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है, से हरिजन यात्रा आरंभ करती हैं और इस यात्रा में राजस्थान के राम नारायण चौधरी गांधी जी के हिंदी सचिव के रूप में सहयोगी रहते हैं। 1935 हरिजन साप्ताहिक समाचार पत्र आरंभ होता है। 1934 गांधी जी हरिजन यात्रा के दौरान पूना में बम फेंका गया जिसमें जो है गांधी जी बच जाते हैं। उसके बाद 1935 का अधिनियम, यह 1935-50 तक प्रभावी रहता है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया चार्टर व अनेक बैंकों वाला इंजन कहा, अनेक ब्रेकों वाला इंजन जो है वो कहा। 1937 विधानसभा चुनाव होती है। 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 चुनाव होते हैं। इसमें कांग्रेस को 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है: मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार व उड़ीसा में। 2 प्रांतों के बाद में बहुमत आया: बॉम्बे और उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत। इस प्रकार कुल 7 प्रांतों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार जो है बनती है। 2 प्रांतों में कांग्रेस की साझा सरकार बनी, सिंध और आसाम में। उसके बाद इस प्रकार कुल 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार जो है वो बनती है। उसके बाद है किंतु मुस्लिम लीग को भारत में किसी भी प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। केवल 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की साझा सरकार बनती है: बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ और दूसरा पंजाब में यूनियन पार्टी के साथ। यहीं से जिन्ना ने सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत करती हैं और हरिपुरा अधिवेशन 1938 गुजरात में होता है। अध्यक्ष होते हैं S.C. बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस। इसमें रियासतों के प्रतिनीति में बदलाव आया तथा कांग्रेसों ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन करते हैं। 19 उसके बाद त्रिपुरा अधिवेशन 1939 MP, इसमें कांग्रेस का त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है इसे ही, और इसमें सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं और गांधी जी की प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया जो है
वो हार जाते हैं। फिर जो उठा पटक चलता है, फिर लास्ट में सुभाष चंद्र बोस जो अपना त्यागपत्र दे देते हैं। गांधी जी का कथन पट्टाभी की हार जो है वो मेरी हार, गांधी जी बहुत रूठ जाते हैं और गांधी जी व सुभाष चंद्र बोस के मध्य कार्य समिति के निर्माण को लेकर के मतभेद हो जाता है और अतः सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं और शेष समय के लिए राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हैं। 1939 सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र भी दे दिए और उसके बाद आती है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 विश्व युद्ध आरंभ होता है था। इंग्लैंड ने भारत को भी इस युद्ध में शामिल मानते हैं और इसके विरोध स्वरूप कांग्रेसी विधानमंडलों ने त्यागपत्र दिया और इस प्रसन्नता में 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग ने मुस्लिम दिवस मनाते हैं। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 भारत के वायसराय लॉर्ड लिंगलिथगो ने भारतीय समस्याओं के समाधान हेतु अगस्त प्रस्ताव जो है वो रखते हैं और युद्ध के विरोध स्वरूप गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करते हैं। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव के किसी ने भी स्वीकार नहीं किया और गांधी जी द्वारा शुरू की गई व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थान पवनार आश्रम महाराष्ट्र। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू और तीसरा जो है वो भाई ब्रह्मदत्त। ठीक है, ये सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में ये आते हैं, ये तीनों एक एक करके। इसमें लगभग 25,000 से अधिक लोगों ने दिल्ली जाकर के, ये दिल्ली होगा, हाँ, दिल्ली जाकर के जो है वो वायसराय के समक्ष गिरफ्तारी देते हैं और इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। सत्याग्रह मतलब यहाँ पे जो है ना व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब क्या होता है पता है, वो गिरफ्तारी देना। ठीक है, जाकर के गिरफ्तारी देते हैं, तो 25,000 लोगों ने अपने गिरफ्तारी देते हैं। 1942 क्रिप्स मिशन। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दबाव से इंग्लैंड का पीएम चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भारत जो है वो भेजते हैं और क्रिप्स मिशन के प्रावधान की अगर बात करें तो भारत इंग्लैंड का सहयोग करे। इस युद्ध समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज जो है वो दे दिया जाएगा। युद्ध के बाद भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। चौथा पॉइंट था, यदि किसी भारतीय क्षेत्र को यह संविधान स्वीकार नहीं होगा तो वह उसके लिए एक पृथक संविधान सभा बनाई जाएगी। अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा दी जाएगी। अंतिम दो प्रावधानों से क्रिप्स मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग को मूक सहमति प्रदान की गई थी। चूँकि इसमें सभी प्रावधान युद्ध समाप्त होने के बाद लागू होने थे, अतः सभी दलों ने स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने इसे आगे की तिथि का चेक कहा तथा अस्वीकार किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगस्त क्रांति, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। 24 जुलाई 1942 कांग्रेस की बरगाह बैठक महाराष्ट्र। इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो मौलाना आज़ाद लेकर के आते हैं और ये प्रस्ताव पास होती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन लेखक जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे। 8 अगस्त 1942 कांग्रेस के बॉम्बे बैठक में इवालिया टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान जिसे कहा जाता है, इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना आज़ाद कर रहे थे तथा इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है पास हो जाती है और इसी दिन गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा तथा भारतीयों को करो या मरो का नारा देते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारतीयों के लिए करो या मरो का नारा इसी में दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाएं की अगर बात करें तो 9 अगस्त 1942 ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी व प्रथम प्रांति के नेता जो है गिरफ्तार होते हैं। सेकंड की लिखा हुआ है कि गांधी जी व सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। कालांतर में कस्तूरबा व महादेव देसाई को भी यहाँ रहने की इजाज़त दी गई व दोनों के निधन भी यहीं हो जाते हैं। उसके बाद बात होती है कि जवाहरलाल नेहरू को महाराष्ट्र की अहमदनगर जेल में रखा जाता है। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वो गांधी जी को कहीं और, जवाहरलाल नेहरू को कहीं और, तो इन लोगों को सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू को आगा खां में और जवाहरलाल नेहरू को महाराष्ट्र के मतलब अहमदनगर में जेल में रखा जाता है। इस जेल में नेहरू ने 3 ग्रंथ लिखे थे। भारत एक हो, जिसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, विश्व इतिहास की झलक और इंदिरा के नाम मेरे पत्र। ये जो भारत एक हो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे तो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को बिहार के हजारीबाग जेल में रखा गया, जहाँ से वे भाग गए व आज़ाद रास्ते का गठन करते हैं।
छठा है उषा मेहता ने बॉम्बे क्षेत्र में भूमिगत कांग्रेस रेडियो की स्थापना करते हैं। सातवां पॉइंट है राम मनोहर लोहिया अच्युत पट्टवर्धन ने महाराष्ट्र जेल में भूमिगत आंदोलन चलाया। और आठवां पॉइंट है मेघजी भाई ने गुजरात क्षेत्र में आंदोलन चलाते हैं। नौवां है भारत छोड़ो के दौरान अहमदाबाद की कपड़ा मिलों की हड़ताल हुई, अतः अहमदाबाद को भारत का जो है सो स्टालिनग्राड जो है वो कहा जाता है। 4 समानांतर सरकारें की स्थापना होती है। बलिया यूपी, चिंतू पांडे सबसे छोटी, सतारा महाराष्ट्र जो कि वाई चौहान, नाना पाटिल, मिदनापुर बंगाल सतीश सामंत, और कोरपुर जो उड़ीसा में है लक्ष्मण नायक, इन सब की स्थापना करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोस ने इस आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा। और 1943 आंदोलन के दौरान भारतीयों के दमन के विरोध में गांधी जी ने आगा खां पैलेस में अनशन शुरू कर देते हैं। 1944 गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की जांच हेतु टी वेंकटरमण की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त करते हैं। और भारत छोड़ो के दमन के विरोध में गांधी जी ने आगा खां पैलेस में अनशन किया, किंतु जब इसका असर नहीं हुआ तो स्वयं ही अनशन तोड़ भी देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार एंड होते हैं 1945 में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है। लगभग 6 वर्षों तक चलता है। 1939 में ये शुरू हुआ था। 1945 युद्ध समाप्त होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की निर्माण की पृष्ठभूमि जो है वो बन जाती है। 1945 इंग्लैंड में चुनाव हुए तथा लेबर पार्टी सत्ता में आई तथा पीएम क्लेमेंट एटली जो है वो बनते हैं। इन्होंने इंग्लैंड के संसद में कहा, स्वतंत्र होना भारत का अधिकार है तथा यह अधिकार हम उनसे नहीं छीन सकते। बॉम्बे नौसेना का विद्रोह 1946 बॉम्बे नौसेना का विद्रोह कोलकाता, मद्रास, कराची तक फैल गया तथा ब्रिटिश, भारतीय थल सेना व वायुसेना ने भी इसका समर्थन करते हैं। उसके बाद केंद्रीय नौसेना समिति MQ खान। उसके बाद किंतु भारत केंद्रीय नौसेना समिति के अध्यक्ष थे MQ खान। किंतु भारत में सैनिक विद्रोह की आशंका से जिन्ना व सरदार पटेल ने नौसैनिकों से आत्मसमर्पण करवाया। कैबिनेट मिशन 1946 अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। बेबल योजना 1945 में होता है। 1945 विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय समस्याओं के निदान हेतु वायसराय लॉर्ड बेबल ने यह योजना प्रस्तुत करते हैं। और 24 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक बेबल योजना पर विचार करने हेतु शिमला सम्मेलन का आयोजन होता है। उसके बाद इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना आज़ाद था, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के तौर पर जिन्ना जो हैं वो भाग लेते हैं। और इस योजना में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जिन्ना केवल मुस्लिम लीग के मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना चाहते थे। कांग्रेस के द्वारा या अन्य किसी दल के द्वारा मनोनीत मुस्लिम सदस्यों को नहीं, ठीक है, शामिल नहीं करना चाहते थे। इस बात पर बेबल योजना असफल रही और मौलाना आज़ाद ने 1945 के शिमला सम्मेलन को महान राष्ट्रीय जल विभाजन की संज्ञा दिया था। इस प्रकार बेबल योजना जो है वो भी असफल रहती है 28 जून को। कैबिनेट मिशन 1946 अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और सदस्य होते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। 15 मार्च 1946 इंग्लैंड के PM क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में एक महान वक्तव्य दिया, स्वाधीनता भारत का अधिकार है तथा भारत स्वयं तय करे कि वह कैसे स्वतंत्र होना चाहता है। ये बात ध्यान रखिएगा। भारत आज़ाद के समय जो ब्रिटेन के कौन प्रधानमंत्री थे, तो क्लेमेंट एटली। 18 फरवरी 1946 नौसेना विद्रोह के ठीक दूसरे दिन 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा होती है और इसका उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को जल्दी संभव बनाया गया था। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आता है और 5 मई से लेकर के 11 मई 1946 कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने पुनः शिमला वार्ता आयोजन करते हैं। उसके बाद इसमें कांग्रेस की ओर से JL जवाहरलाल नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद शामिल होते हैं और मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना, लियाकत अली खान और नवाब इश्माइल खान शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के वायसराय लॉर्ड बेबल व कैबिनेट मिशन के सदस्य भी शामिल होते हैं।
16 मई 1946 कैबिनेट मिशन योजना जो है वो प्रकाशित होता है और मुख्य प्रावधान जो इसमें था वो पहला था कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा और एक मनोनीत अंतरिम सरकार का गठन होगा जो सर्वदलीय होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट था अल्पसंख्यकों को हितों की सुरक्षा किया जाएगा और चौथा था पाकिस्तान की मांग जो अव्यावहारिक है अतः अस्वीकार की गई। 26 जून 1946 मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार की और कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। 29 जून 1946 कैबिनेट मिशन लौट गया और 27 जुलाई 1946 मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना अस्वीकार कर देता है। ठीक है, जुलाई की बात है। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो मनाता है और 24 अगस्त 1946 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और जिनका पद पीएम के समक्ष जो है वो माना जाता है। अंतरिम सरकार की सफलता, कैबिनेट मिशन का लौट जाना, सांप्रदायिक दंगों का प्रभाव समाप्त होना आदि कारणों से पाकिस्तान की मांग समाप्त होती जा रही थी। अतः मुस्लिम लीग ने भी अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लेता है। 25 अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग के सदस्यों ने अंतिम सरकार में शपथ ली तथा लियाकत अली खान के नेतृत्व में कुल 5 सदस्य शामिल हुए, जिसमें योगेंद्र नाथ मंडन एमएल का हिंदू सदस्य जो है वो होते हैं। उसके बाद लियाकत अली खान को वित्त मंत्री का पद प्रदान किया जाए, जिन्होंने लगातार अंतिम सरकार को असफल बनाने का प्रयास किया। लियाकत अली जो है वित्त मंत्री बनते हैं और वो अंतिम सरकार को कमज़ोर करने की या असफल बनाने का प्रयास करते हैं। जिन्ना जम्मू एंड कश्मीर, रायपुर, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़ व राजस्थान की रियासतों से पाकिस्तान में शामिल होने का आग्रह कर रहे थे। देख रहे हैं इतने सारे को। मजबूत होकर नेहरू व पटेल को विभाजन स्वीकार करना पड़ा। मजबूत नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, मजबूर होगा। ठीक है, मजबूर होकर के नेहरू व पटेल को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल विभाजन को स्वीकार करना पड़ा और माउंट बैटन योजना जो है 1947 होता है। इसमें 3 जून योजना माउंट बैटन योजना, अच्छा, माउंट बैटन योजना रिकी वर्ड प्लान भी कहा जाता है। अच्छा, माउंट बैटन योजना को जो है 3 जून योजना या फिर माउंट बैटन योजना फिर या डिक्की वर्ल्ड प्लान भी कहा जाता है, जिसमें भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया। मतलब माउंट बैटन योजना के ये तीनों नाम है। उसके बाद 10 जून 1947 मुस्लिम लीग ने स्वीकार करता है और 10 जून 1947 कांग्रेस द्वारा जो है वो स्वीकार किया जाता है और 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है प्रस्तुत होता है। 18 जुलाई 1947 इस एक्ट पर ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज छठम जो है वह हस्ताक्षर करते हैं और इस अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान जो है वो निर्माण हो जाता है और 15 अगस्त 1947 भारत जो है वो स्वतंत्र होता है। 14 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे दिल्ली के लाल किले पर नेहरू जी तिरंगा फहराते हैं और नियति के साथ वादा नामक प्रसिद्ध भाषण जो है वो देते हैं, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी कोलकाता की नोआखली क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध अनशन कर रहे थे। पाकिस्तान निर्माण की अगर मैं बात करूं तो 1930 सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में राष्ट्रकवि इकबाल द्वारा एक पृथक मुस्लिम राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की गई, किंतु यह राज्य भारत से अलग नहीं था। गोलमेज सम्मेलन के दौरान एक मुस्लिम छात्र चौधरी रहमत अली ने अभी नहीं तो कभी नहीं, नाव और नेवर के शीर्षक द्वारा पाकिस्तान की योजना प्रस्तुत की तथा पाकिस्तान शब्द का जो है वो जन्म होता है। इसमें रहमत अली द्वारा 3 पाकिस्तान के प्रस्ताव थे: वर्तमान पाकिस्तान, बंगिस्तान बांग्लादेश, उसके बाद इस्लामिस्तान मतलब हैदराबाद। 1937 विधानमंडल चुनाव में मुस्लिम लीग को अपेक्षित सफलता नहीं मिली तथा किसी भी प्रांत में बहुमत नहीं मिली। केवल 2 प्रांतों में साझा सरकार बनी, पंजाब में यूनियन पार्टी के साथ और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ। यहीं से जिन्ना ने सांप्रदायिक राजनीति शुरू की और 22 दिसंबर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण जब कांग्रेस विधानमंडलों ने त्यागपत्र दिया तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था
22 दिसंबर 1939। ये पॉइंट छूट गया था तो इसलिए बाद में लिखा हुआ है। उसके बाद है मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 1940। अध्यक्ष जिन्ना होते हैं। इसमें जिन्ना, देखिए ये जो हम बता रहे हैं ना आपको, एक आज़ाद होने के बाद फिर ये क्यों बता रहे हैं, तो पाकिस्तान निर्माण में क्या क्या कदम उठाई गई ना, उसकी थोड़ा सा चर्चा जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ नहीं हुआ था इससे पीछे। अध्यक्ष जिन्ना होते हैं। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 1940 में होता है, उसके अध्यक्ष जिन्ना होते हैं। और इसमें जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं तथा कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, वह एक साथ नहीं रह सकती। इसी अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है। पाकिस्तान प्रस्ताव के लेखक के फजल हक होते हैं, दूसरा सिकंदर हयात खान होते हैं और तीसरा खलीफ उजिया थे। किंतु आश्चर्य रहा कि इसमें कहीं भी पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था, किंतु अखबारों के माध्यम से इसे पाकिस्तान कहा गया था। 1942 क्रिप्स मिशन के अंतर्गत पाकिस्तान को मूक सहमति प्रदान की गई और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव स्वरूप 1943 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और भागो का नारा दिया था। 23 मार्च 1943 पाकिस्तान दिवस जो है वो मनाया गया। 1946 कैबिनेट मिशन ने भारत छोड़ने की जल्दी से पाकिस्तान की मांग को अव्यावहारिक बताया तथा अस्वीकार किया, किंतु मुस्लिम लीग ने तत्कालिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष पर कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार करते हैं, परंतु कुछ समय बाद जो है वो अस्वीकार कर देते हैं। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अपनाता है, जिसमें सांप्रदायिक दंगे होते हैं। इसके पश्चात अंतरिम सरकार को भी मुस्लिम लीग असफल बनाने का प्रयास करते हैं। लगातार हो रहे सांप्रदायिक दंगे, देशी रियासतें का प्रश्न, जिन्ना द्वारा गृह युद्ध की धमकी तथा विभाजन को रोकने के लिए सभी प्रयास से असफल हुए, अतः पटेल व नेहरू ने व्यवहारिक आधार पर विभाजन को स्वीकार करते हैं। यह लाइन हमने पीछे भी देखा। और 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो निर्माण हो जाता है और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जिन्ना होते हैं और प्रथम पीएम लियाकत अली खान होते हैं। तो हमने 1885 से लेकर के 1947 देश आज़ाद दोनों करवा दिया, पाकिस्तान और भारत। हमने इसमें जो जो मेन पॉइंट था वो हमने यहाँ पर सम्मानित किया है, लिखा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो में अगर कुछ इस क्वेश्चन में या कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, टाइमलाइन ऐड करके फिर हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।